अगला प्रश्न है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। यह इस पंक्ति के लेखक व रचनाकार शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो इसके हैं रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति टॉपिक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें महाकाल नाम दिया गया है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो इसकी ए है कृष्णाशोभिति की कहानी, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब, यह मन्नू भंडारी की कहानी है, इसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? तो इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी की लेखिका हैं बंग महिला, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर तक अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। इस कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार के विचार हैं, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें विकल्प डी असंगत है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, यह असंगत है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास आंचलिक है, फणेश्वर नाथ रेणु का, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें तीनों है, ए बी सी तीनों है, भोजपुर का ठग नहीं है, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो यह रचना ममता कालिया की है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण मैला आंचल का पात्र है, विकल्प ए सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेठ बांके मल किसकी रचना है? तो ये है अमृतलाल नागर के, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें तीनों है, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, तीनों उनके हैं लेकिन पीढ़ियाँ नहीं है, विकल्प डी उत्तर है, यह अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो यह निराला जी का है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो यह वृंदावन लाल वर्मा का है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो यह उपन्यास की कहानी देवरानी जेठानी की कहानी में लिखित है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो यह गोदान में मिलता है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी, ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? तो पहले अंक से ली गई है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो यह है कामना नाटक, जयशंकर प्रसाद जी का, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है?
तो उत्तर प्रियदर्शी नाट्य के लेखक अज्ञेय जी हैं, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार, तो इस एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो इस शीर्षक के लेखक कौन है, किसने ये कहा है, किसके बारे में? तो विकल्प सी उत्तर होगा, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मोहन राकेश जी, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित विकल्प डी उत्तर है, उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह, जबकि इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश से है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इसमें विकल्प सी है, आज सभी आँखों से, इनका नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की रचना है या कृति है? तो एक गद्य काव्य है, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू जापान की है काव्य शैली, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें विकल्प सी सही नहीं है, तार सप्तक के पक्ष में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विकल्प डी सही है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें रसवंती, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा जी ने भी विरोध किया था, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो इसमें व्यंग्यपरक कविता निराला जी की कुकुरमुत्ता है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा कहा गया, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है? तो पद्म प्रसून उन्हीं का काव्य ग्रंथ है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल भारतीय युग को कहा जाता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार, यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? तो बिहारी जी का है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो यह सेनापति के लिए इन्होंने कहा है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तो यह बिहारी जी का है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है?
तो इसमें विकल्प डी सही नहीं है और बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो ये अलंकार गंगा उनकी नहीं है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो बिहारी जी के विषय में, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो ये घनानंद के बारे में इन्होंने कहा, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध कर को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न मतलब निकलता है होता है? तो इसमें विष का अर्थ निष्पन्न होता है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ये गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यही गलत है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो इसमें हित हरिवंश ने किया है, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह रहीम की पंक्तियां हैं, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो यह सुंदर कांड में वर्णित है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत तीनों है, जबकि चित्रावली इनकी नहीं है, चित्रावली उस्मान की है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो पद्मावत सर्वश्रेष्ठ रचना सूफी काव्य परंपरा की, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इसमें तुलसीदास संत कवि नहीं है, बाकी तीनों संत कवि हैं। अगले प्रश्न है, हरणे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू दयाल की रचना है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम? तो इसको भ्रमर गुफा को ब्रह्मरंध्र नाम से भी जाना जाता है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो इन्होंने आल्हा और उदल नाम से उनकी रचना किया है जगनिक ने परमाल रासों में, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं? तो खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने काव्य सृजन किया है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली रचना के आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाए, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसमें डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया, विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने नाम दिया है? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने नाम दिया है, विकल्प सी उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो। अब हम आपसे मिलते हैं हिंदी के अगले मॉक टेस्ट में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।